क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 9th साइंस के एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। इसमें है मिश्रण, यौगिक, विलयन और कोलाइड। ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। यह रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से देखना है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर के सारी क्लास फ्री में बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इस पर चार्ज नहीं है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? मतलब जो पदार्थ हैं उनमें यौगिक किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो इसको हमें एक एक करके देखना है। लिखा हुआ है कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला जो है, मिनरल जल या जूस शुद्ध है। आजकल देखा होगा बहुत चीज़ें मिलावटें होती हैं, तो दूध में, घी में, मक्खन में सब में जो है मिलावट आजकल ज़्यादा हो रही है। तो कैसे हम पता लगाएं कि वो शुद्ध है या शुद्ध नहीं है? तो इसी को लेकर के इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। इसको बहुत अच्छे से हमें देखने की ज़रूरत है। आजकल देखा होगा जो कोई ऐड होता है तो लिखा होता है शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध नमक। ये शुद्ध क्यों लिखना पड़ रहा है? इसका मतलब है कि जो है इसमें कुछ मिलावटी चीज़ होती है। तो हमें जनता को आकर्षित करने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शुद्ध लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये शुद्ध है, मिलावटी नहीं है। इस तरह के जो है प्रचार को करने की जरूरत तभी पड़ी है जिसका मतलब है मिलावटी चीज़ें समाज में या हमारे बाजार में चीज़ें चल रही हैं। लिखा है, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द ध्यान दिया है? जो मैंने आपको बताया। यह साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तु विभिन्न पदार्थों के मिश्रण होते हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण होता है। तो दूध में जो है जल के साथ साथ वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण होता है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। मतलब उसमें जितने भी कण पाए गए हैं सब समान रासायनिक जो है प्रकृति के उसमें मौजूद हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। याद रखना, अगर कोई चीज़ शुद्ध हम कहते हैं इसका मतलब वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, उसमें और कोई मिलावट नहीं की गई है। इसका मतलब उसमें कोई मिश्रण नहीं है, तभी उसको हम क्या कह सकते हैं? शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। ये वैज्ञानिकों के अनुसार या रासायनिक प्रकृति के अनुसार है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल जो है, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है? मिश्रण है। तो मिट्टी भी क्या है? मिश्रण है। खनिज भी मिश्रण है, क्योंकि कई चीज़ों से मिल करके मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो मिट्टी भी शुद्ध नहीं है। तो मिट्टी में भी क्या है? कई चीज़ें मिल करके तब उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, मिश्रण क्या है? ठीक है, तो मिश्रण किसे कहते हैं? और याद रखना, जो साइंस में आप कभी पेपर क्वेश्चन देखते हैं तो मिश्रण से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, इसीलिए एनसीईआरटी को बेसिक तरीके से और केयरफुली तरीके से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो लिखा है, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिल करके बना होता है। मतलब ये हुआ, मिश्रण में एक या एक से अधिक जो शुद्ध तत्व होते हैं उनको मिला करके तब हम मिश्रण या कोई पदार्थ बनाते हैं। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए जो है सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। मतलब जो याद रखना, जो समुद्र का जो जल होता है वो नमकीन होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड मिला होता है। तो जब पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक नीचे छूट जाता है। ठीक है, या आसवन विधि के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जल क्या हो जाता है? जल से हम सोडियम क्लोराइड को अलग करने की जो विधि है वो क्या है? वाष्पीकरण। अब जल क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो लिखा है, यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वो नमक की तरह, मतलब नमक है वो, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। अब आपको समझ में ये बात आ गई होगी। ठीक है, आगे लिखा है, पेय पदार्थ और मिट्टी में
एक समान कण नहीं होते हैं। तो मिट्टी, मैंने आपको पहले ही बताया था, मिट्टी में एक समान कण नहीं होते क्योंकि उसमें कई कणों से मिलकर, कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। और जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक होता है या कोई जो है सोडा होता है, वाटर होता है, ये सब क्या होता है, ये जो है एक समान कणों से नहीं बनते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हो, इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलकर के ही जो है मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब लिखा है जो है मिश्रण के प्रकार। तो लिख रहा है अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। तो मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, इसको हमें जानना है। तो इसके जो है मिश्रण के कितने, मतलब कई प्रकार जो होते हैं, इसको हम क्रियाकलापों के माध्यम से ही इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हमें उदाहरण के रूप क्रियाकलाप में पढ़ना पड़ता है। तो लिखा है आपका कि कक्षा में आ, बा, सा और दा समूह में बटे हैं। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह आ हो को दे। ठीक है, समूह बा को एक बीकर में 50 ml जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। तीसरे को जो याद रखना, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट और साधारण नमक जो है और सी वाले को दें और डी वाले को दें, जो है क्या दे, उससे पृथक पृथक अवयव हम दे देते हैं। अगर जो क्लास में हम 4 वर्ग को बांट रखा है तो उसी के बारे में बता रहा है कैसे उनको मिश्रण में हमें बांटना है। अब लिखा है, आगे लिखा है, अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिला करके मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह आ और बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिनकी बनावट समान होती है। इस प्रकार के मिश्रण को हम जो है सन्मार्गी मिश्रण या विलयन कहते हैं। ध्यान रखना, जब एक ही प्रकार की कोई वस्तु मिलाई जाती है तो उसे हम सन्मार्गी या विलयन कहते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ यहाँ पर ये पता चल गया, एक समान होना चाहिए कोई चीज़। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यदि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है, यह दिखलाता है कि सन्मार्गी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। मतलब वो उनके जो संगठन होंगे वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, समूह सा और दा, मतलब सी और डी जो मिश्रण प्राप्त किया है, उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को जो है विषमार्गी मिश्रण करते हैं। मतलब ये हुआ कि उनकी भौतिक जो दृष्टि से दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, विषमार्गी मिश्रण करेंगे। मतलब उनमें आपस में मिश्रण नहीं हो सकता है। सोडियम क्लोराइड और लोहे की जो है, याद रखना, जो लोहे के बुरादा होते हैं, अगर सोडियम क्लोराइड को और लोहे के बुरादे को अगर एक साथ मिलाएंगे तो उनके मिश्रण अलग अलग दिखाई देंगे, वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। लेकिन अगर हम पानी में जो है चीनी को घोल करें तो जो चीनी का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा और पानी में वो घुल जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम सन्मार्गी कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, विषममार्गी। तो इसी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। नमक और सल्फर, जल और तेल जो है किसके उदाहरण हैं, तो ये विषमार्गी मिश्रण के उदाहरण है। जैसे अगर हम तेल में और जल को मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। नमक को सल्फर से मिलाएंगे दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, और लोहे के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको हम अगर सोडियम क्लोराइड से मिलाएंगे तो अलग अलग दिखाई देंगे, उनका मिश्रण नहीं हो सकता है, इसे उन्हें हम विषमार्गी मिश्रण कहते हैं। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब दूसरा चलते हैं, आइए पुनः क्लास को जो है 4 समूह A B C D में हम बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में 1 दे दें। समूह ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। बी को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। सी को चाक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे दें और डी को दूध या शाही की कुछ बूंदें दे दी। तो सबको हम क्लास के अलग अलग समूह को हमने अलग अलग चीज़ें दे दिया। अब यहाँ लिख रहा है कि छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं, लिखा है आगे, इसी का आंसर दिया गया। तो लिखा है, अब टार्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है, यह जो है कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लें, क्या छानक पात्र पर कुछ शेष बच जाता है, तो कहीं किसी में शेष बचेगा और किसी शेष में नहीं बचेगा। तो क्लास में परिणामों पर चर्चा करें। समूह आ और बा एक विलयन पाते हैं,
वो आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। सा के पास जो है निलंबन पाते हैं और डी के पास क्लोराइड विलयन पाते हैं, तो सबके अलग अलग नमूने निकल के आएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है आगे, अब हम विलयनों निलंबनों और क्लोराइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग विलयन किसे कहते हैं ये जानेंगे, निलंबन किसे कहते हैं ये जानेंगे, और क्लोराइड विलयन किसे कहते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो पहला लिखा हुआ है विलयन क्या होते हैं। अभी तक हमने मिश्रण को पढ़ा, अब हम विलयन को पढ़ेंगे। तो लिखा है विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सन्मार्गी मिश्रण होता है। जो एक समान के जो मिश्रण मिल जाते हैं, वो दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल करके जो है किसी चीज़ को जब मिल जाते हैं उसमें, तो उसे हम विलयन कहते हैं। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखे होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण होते हैं। तो नींबू और जल को मिला देते हैं, सोडा जल को मिला देते हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्रण धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। क्या देखना, विलयन में वायु भी होता है और मिश्रण के रूप में लोहे के ठोस विलयन भी होते हैं। आगे लिखा है, एक विलयन के कणों में सन्मार्गिकता होती है, मतलब उसमें समान तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से क्या है, इसमें वितरित होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है मिश्र धातुएं। ये धातुओं के सन्मार्गी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया के द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्रण धातुओं को मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि वे अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक जो है, कॉपर, ये सब मिलकर क्या करते हैं, मिश्रण होते हैं और एक नई धातु का निर्माण कर देते हैं। इसके बारे में और आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। आगे लिखा है, किसी विलयन को दो भागों विलयक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है को दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। ठीक है, उसे हम विलायक कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट यहाँ परिभाषा दी गई है हमें समझने के लिए। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे हम विलय कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है उदाहरण के लिए। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम जब समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि परिभाषा कभी कभी समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे हम उदाहरण देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। जैसे लिखा है, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक होता है। इसका मतलब हो गया कि जल में चीनी घुलती है, तो जो घुलेगी याद रखना उसे विलय कहेंगे, और जो जिसमें घुलेगा उसे हम विलायक कहेंगे। अब आपको आसानी समझ में आएगा कि विलायक किसे कहते हैं और विलय किसे कहते हैं। तो याद रखना, जो विलय होगा वो कौन होगा, चीनी किसमें मिलेगा, जल में मिलेगा, और इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बना रहेगा। ठीक है, दूसरा, आयोडीन और जो है अल्कोहल का विलयन, जिसे जो है टेक्सचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। अब आपको और अच्छे समझ में आ गया। इसलिए अब जो एनसीईआरटी में उदाहरण दिए गए हैं, यही सारे उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है, वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक, जैसे कोक होता है ना, पेप्सी, कोक इत्यादि जो है तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय है और जल क्या होता है, विलायक होता है। कभी आप लोग कोल्ड ड्रिंक जब खोलते हैं तो उसमें एक गैस निकलती है, आवाज़ आती है, तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वायु जो है वो गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतया दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का सन्मार्गी मिश्रण है। और नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे, तो नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है और दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, अब जो है विलयन के क्या गुण होते हैं, अब जो यहाँ बताए गए हैं यही हमें एग्जाम में याद करना है। तो लिखा है विलयन के गुण। विलयन एक सन्मार्गी मिश्रण होता है। सन्मार्गी मतलब ये हो गया कि समान जो है गुण के जो कण होते हैं वो मिले होते हैं। विलयन के कण व्यास में 1 nm जो है से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आँख से हमें जो है नहीं दिखाई देते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलने नहीं देते, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। देखना, अगर हम घोल मिलाते हैं
किसी चीज़ का, और उसमें जब प्रकाश करते हैं तो प्रकाश के कण, उसमें हमें प्रकाश के मार्ग दिखाई नहीं देगा, प्रकाश उसमें जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलायन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलायन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी होते हैं। ठीक है, मतलब जो जैसे देखा होगा कभी मिट्टी अगर हम जल में घोल देते हैं तो देखा होगा थोड़ा देर बाद मिट्टी जब जल शांत हो जाता है तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है, कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिनमें मिट्टी या कोई भी चीज़ जो है नीचे नहीं बैठता, वो लगातार घुले ही रहते हैं, जैसे चीनी। ठीक है, पानी में घुलती है, वो आपको बैठी हुई नहीं दिखाई देगी कभी भी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है विलयन की सांद्रता क्या होती है। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा है कि समूह आ और समूह बा के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों का विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, साद्र और जो है संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु और साद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप जो है 2.2 में समूह आ और बा के विलय की तुलना हम तनु कहते हैं, मतलब तनु से हम कर सकते हैं। अब इसको हम उदाहरण समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लिखा है दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा जो है बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह से मिला लें। जब विलय पदार्थ और अधिक न घुले तब जो है 5 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें और विलय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू कर दें। तो क्या होगा, क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर होंगी। अब इसका आंसर दिया गया है। तो लिखा है किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं घुल सकता है, तो जितनी क्षमता है उतना ही उसमें घुलेगा। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, मतलब उसमें नहीं घुलेगा, वो संतृप्त हो चुकी है, संतुष्ट हो चुकी है, उसके आगे अब वो नहीं जाएगी। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, मतलब वो जो है उसमें मिल जाएगा, वो संतुष्ट नहीं है, उसमें और मिलावट की संभावना हो सकती है। आगे लिखा है यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा, तो उत्तर दिया गया है उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए गए कुछ निश्चित जो है तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा में विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। याद रखना, विलयन की सांद्रता के लिए हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। सांद्रता का मतलब यह होता है कि जो घनत्व होता है जिसमें उसमें कितना चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे जो द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ की का द्रव्यमान और विलय का जो है विलयन का द्रव्यमान गुणे जो है 100। तो ये निकालने की विधि बताई गई। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन एक बार इसको आप लोग जरूर देख लेना। आगे लिखा है यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है तीसरा अगला जो पॉइंट है वो लिखा है निलंबन। निलंबन क्या होता है। लिखा है क्रियाकलाप 2.2 में समूह सी के द्वारा पाया गया जो है बिस्मार्गी घोल जो ठोस द्रव में जो है परिक्षेपित हो जाता है, मतलब मिल जाता है, वो निलंबन कहलाता है। निलंबन एक जो है बिस्मार्गी मिश्रण होता है, जो नहीं मिलते उसे हम क्या कहते हैं, बिस्मार्गी कहते हैं। तो बिस्मार्गी मिश्रण होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे ही पूछा जा सकता है। इसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। मतलब यह हुआ कि बिस्मार्गी पदार्थ जैसे अगर हम मिला देते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जल में अगर हम उसमें तेल मिला देंगे तो क्या होगा, बिस्मार्गी मिश्रण हो जाएगा, तो उसे हम निलंबन के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो ये उसी का उदाहरण होता है। याद रखना, उसे हम आंखों से देख सकते हैं, तेल को अलग और जल को अलग देख सकते हैं। ठीक है, अब निलंबन के गुणधर्म क्या है। यह एक बिस्मार्गी मिश्रण होता है, इसकी विशेषता है ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं क्योंकि घुलते नहीं हैं। और जब इसे पानी में अगर हम जो है लकड़ी के बुरादा को मिला दें तो लकड़ी के बुरादा तो घुलेगा नहीं, तो हमें वो आंखों से दिखाई देगा, पानी भी और लकड़ी के बुरादे भी दिखाई देंगे।
ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, ठीक है, तो दूर तक फैल जाते हैं। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जैसे मिट्टी, जैसे आपका लकड़ी का बुरादा। अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, मतलब इनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे चाय में चीनी, चाय में आपका क्या है, चाय पत्ती, तो जब हम चाय पत्ती डाल के चाय बनाते हैं तो जब हम उसको छान लेते हैं तो चाय पत्ती क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन चीनी अलग नहीं होती है, चीनी उसी में घुली होती है। तो चीनी क्या है, तो चीनी जो है सन्मार्गी मिश्रण है, और जो चाय पत्ती हो वो क्या है, वो विषमार्गी मिश्रण हो गया। तो चीनी तो नहीं मिली, चीनी तो चाय के साथ तो छन्नी के साथ नीचे आपके कप में आ गई, लेकिन चाय की पत्ती क्या हो गई, ऊपर छन गई। तो आप इसको अब आसानी से समझ सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, ठीक है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, अपने आप वहां पर रुक जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोलाइडल विलयन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह जो डी के द्वारा प्राप्त मिश्रण को हम कोलाइड या कोलाइडल जो है विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण सन्मार्गी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में यह विलयन विषममार्गी होता है, जैसे दूध, ठीक है। इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। आगे लिखा है यहाँ पे कोलाइडली कणों के छोटे आकार के कारण जो है इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है कि प्रकाश की किरण का फैलना जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है, और टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर एक हम क्या देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा कि कमरे के अंदर जब प्रकाश आता है तो छोटा जो प्रकाश होता है उसको कहा गया है। तो लिखा देखो टार्च यहाँ जलाई गई है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन है यहाँ पर, और जो टिंडल प्रभाव नहीं हो दर्शाता है, क्योंकि यहाँ देखो कॉपर सल्फेट इतना ज़्यादा घना है कि प्रकाश को नहीं जाने दे रहा है। लेकिन दूसरे में क्या है, तो दूसरे में लिखा है दूध का पानी का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो आप देख सकते हैं प्रकाश यहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें प्रकाश जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जाता दिखाई दे रहा है। तो जो प्रकाश जा रहा है विलयन से उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज निकाला था। आगे लिखा है यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। तो आप कभी कभी अपने कमरे में देखा होगा कि धूल के कण हमें दिखाई देते हैं जब प्रकाश वहां पे छोटे छिद्र से आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहां हम जो है टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। ध्यान रखना ये कोलाइडली होता होगा, सूर्य के प्रकाश या कोई भी प्रकाश को जाने देता या जाने नहीं देगा, उसी चीज को यहाँ बताया गया। अब यहाँ उदाहरण के रूप में आप यहाँ कितने इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताई गई। जैसे लिखा है कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण क्या है, तो लिखा है जैसे द्रव और उसमें गैस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकार क्या हो जाएगा, एरोसोल हो जाएगा। जैसे कोहरा, बादल और कुहासा हो गया। तो किसके उदाहरण हो गए, कोलाइड के। ठोस में गैस मिला देंगे तो एरोसोल हो जाएगा, जैसे धुआं, स्वचालित वाहन के जो है आपका धुआं होते हैं। गैस में द्रव मिला देंगे तो फोम हो जाएगा, जैसे शेविंग क्रीम हो गया। द्रव में द्रव मिला देंगे तो इमल्स हो जाएगा, जैसे दूध, फेस क्रीम हो गया। ठोस में द्रव मिला देंगे तो सोल हो जाएगा, जैसे मैग्नीशिया और मिल्क और कीचड़ हो गया। तो ठोस में द्रव मिलाएगा तो मिट्टी में जब पानी मिला देंगे तो कीचड़ बन जाएगा। गैस में ठोस मिला देंगे तो फोम बन जाएगा, फोम रबड़ स्पंज हो जाएगा। द्रव में ठोस मिला देंगे तो जेल बन जाएगा, जेली पनीर मक्खन हो गया। और ठोस को हम ठोस मिला देंगे, ठोस सोल बनेगा, रंगीन रत्न पत्थर हो गया, दूधिया कांच हो गया। तो अब कोलाइड्स के इतने उदाहरण दे दिए गए हैं, यही सब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कोलाइड के गुण क्या होते, तो आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे कोहरा है, लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि जो है कोहरा कहाँ कहाँ पर है, धुंध कहाँ कहाँ पर है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण ऐसा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। लिखा है कोलाइड के गुण क्या होते हैं, लिखा है यह एक जो है
विषमार्गी मिश्रण होता है। विषमार्गी क्यों होता है? क्योंकि जो कोहरा है वो इसमें मिलेगा नहीं, किसमें? वायु में, वो हमें अलग दिखाई देगा। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उनके मार्ग को हम दृश्य बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कोहरे को। आगे लिखा है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। हम छानन विधि द्वारा धूल कणों को नहीं निकाल सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा यह पृथक किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताई गई है, ये बात याद रखना। ठीक है, लिखा है कोलाइडल विलयन जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड का रूप ले सकता है, इसे परिक्षिप्त अवस्था जो है, प्रावस्था फेज कहते हैं। मतलब ये एक तरह से एक उसका चरण होता है। ठीक है, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड की जो है परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव और गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसे सारणी में वहां पर दिखाया गया है। तो क्या है, अब हम बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम पानी में नमक मिला देते हैं तो किसका उदाहरण है? भौतिक की रासायनिक? तो भौतिक उदाहरण हो गया। सब्जी को हम जब बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, फल काट के या कोई सब्जी काट के बनाते हैं तो मुलायम हो जाती है, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो भौतिक परिवर्तन में अवस्था का पुनः प्राप्ति हो सकती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो जिस अवस्था में कोई पदार्थ होता है वो पुनः उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम चावल को उबाल दें तो चावल उबाल देंगे तो फूल जाएगा, लेकिन दोबारा वो चावल नहीं बन सकता है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। लिखा है पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन जो है स्वयं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यांक और क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। ठीक है, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और इनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जल का जो है बर्फ से जो है जल में या वाष्प में अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से एक समान होते हैं। तो इनका जो है ये हम क्या कहेंगे, उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। आगे लिखा है जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। तो याद रखना, खाना पकाने के लिए जल और जो है तेल दोनों का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों द्रव हैं, लेकिन दोनों रासायनिक गुण क्या हैं, अलग अलग हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का एक रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है और जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। याद रखना, जो चीज़ जल जाता है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन कर देता है। जैसे अगर हम कागज भी जला दें तो कागज जल के क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, तो अलग रासायनिक परिवर्तन बन गया। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या है, अभी हम इसको समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? तो इनकी पहचान कैसे करनी है, यहाँ देखो लिखा है, जैसे निम्नलिखित को आप जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। जैसे पेड़ों को काटना, तो पेड़ों को काटना कैसा है, परिवर्तन है, भौतिक है, क्योंकि पेड़ काट देंगे तो वहाँ दूसरा पेड़ निकल जाएगा। मक्खन का एक बर्तन में जो है पिघलाना, ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अलमारी में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। जल का उबल कर वाष्प बनना, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पुनः मिल सकता है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, यह भी भौतिक परिवर्तन हो गया। जल में साधारण नमक का घुलना, रासायनिक परिवर्तन हो गया। फलों से सलाद बनाना, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लकड़ी और कागज का जलाना, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी परिवर्तन आप समझ सकते हैं, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं।
अब लिखा है शुद्ध पदार्थ, पदार्थों के क्या प्रकार हैं। तो शुद्ध पदार्थों क्या प्रकार है, तो लिखा है पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहले तत्व किसे कहते हैं और फिर यौगिक किसे कहते हैं ये जानेंगे हम। तो लिखा है तत्व, लिखा है रॉबर्ट वायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि तत्व की खोज किसने की थी या किसी चीज की खोज किसने किया था, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फ्रांस के रासायनिक एंटोनी लॉरेंट एवाइजिन ने जो है सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य तरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो तत्व जो है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग पदार्थ में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो तत्व जैसे लोहा क्या है, एक तत्व है, मैग्नीज क्या है, एक तत्व है, जो है ये सब क्या है, तो अलग अलग तत्वों के उदाहरण है। किसी को हम धातु कहते हैं, किसी को हम अधातु कहते हैं। धातुएं प्रायः दिए गए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। तो धातु किसे कहते हैं, लिखा है ये चमकीली होती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, धातु की परिभाषा। तो धातु ये चमकीली होती है, ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो धातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इनको जो है तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये जो है आघातवर्ध होती है, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है धातुओं को। ये जो है प्रतिध्वनित उत्पन्न मतलब पूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव में होता है। तो पारा भी क्या एक धातु है, ठीक है। तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम ये सब धातु के उदाहरण हैं, याद रखना। और पारा द्रव अवस्था में होते हुए भी एक धातु है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से एक प्रायः को या सभी को प्रदर्शित करती है। तो हमने धातु किसे कहते हैं जाना, अब अधातु किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो याद रखना ये विभिन्न रंगों की होती हैं। पहला, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। तो अधातुएं कुचालक होती हैं और धातुएं सुचालक होती हैं, ठीक है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं। ये चमकीली नहीं होती हैं, ये प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ये आघात इनमें मतलब चोट लगने पर ये परिवर्तन नहीं हो सकती हैं। हाइड्रोजन, अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो अधातुओं के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, अब पूछा जाता है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते जिन्हें उपधातु कहा जाता है। उपधातु किसे कहते हैं, जिनमें धातुओं और उपधातुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें कौन हो गया, बोरॉन, सिलिकॉन और जो है जर्मेनियम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि याद रखना उपधातु के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो बोरॉन है, सिलिकॉन है और जो है जर्मेनियम है, ठीक है। आगे लिखा है, इसे भी जाने। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है जबकि शेष मानव निर्मित है। तो 100 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है, 92 प्राकृतिक हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं, 11 तत्व कमरे के तापमान में गैस होती है, ठीक है। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होते हैं। अभी आपको यह नया चीज मिला कि पारा के साथ साथ ब्रोमीन भी कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में बना होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले सकते हैं। तो ये भी हमें नए फैक्ट के रूप में हमें पता चल गया और यही सब क्वेश्चन आजकल साइंस में पूछे जाते हैं। अब आते हैं यौगिक किसे कहते हैं। ध्यान रखना, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। ध्यान रखना, यौगिक उसे कहते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व जो है जब आपस में एक नियत अनुपात के अनुसार मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो वायु क्या है, वायु जो है एक मिश्रण होता है, ठीक है। और यौगिक का उदाहरण क्या है, तो यहाँ लिखा है
जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। तो लिखा क्रियाकलाप में, तो लिखा है कक्षा को दो समूहों में विभक्त करें। दो समूहों में से 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। ठीक है। समूह ए को कहा गया है कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं, और समूह 2 को कहा गया है कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने पर तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा लें और मिश्रण को ठंडा होने दें। तब क्या होगा, तो प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक लाएं, जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। तो दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें, बदल जाएंगे। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं और मिश्रण अच्छी तरह से मिलाएं और छान लें। ठीक है। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोलिक अम्ल को मिलाएं और क्रियाकलाप को करते रहें। ठीक है। क्या प्राप्त होगा उससे, तो उससे प्राप्त क्या होगा, ध्यान देना। लिख रहा है इस क्रियाकलाप को लोहा और सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अब उत्तर क्या होगा, तो लिखा है, जैसे लिखा है यहाँ पे, क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने पे समान होगी। पहला क्वेश्चन, सबके आंसर भी दिया गया है कि समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है। क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को एक पृथक करने में सक्षम है। क्या लिखा है, क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोलिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है। क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग होती है। अब यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है। तो लिखा है समूह ए द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है या रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह ख द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है या रंगहीन गैस और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा था कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध किसकी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाते हैं यदि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान है। समूह ए की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि 2 के द्वारा रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। आगे लिखा है समूह ए द्वारा प्राप्त सामग्री 2 मिश्रणों का 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा और सल्फर है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है और समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक होती है। ठीक है। तो उसी चीज का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। अब यहाँ पर मिश्रण किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं, अंतर दिया गया है। तो लिखा है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तो मिश्रण क्या करते हैं, 2 तत्व आपस में मिलते हैं लेकिन कोई नया चीज नहीं बनाते हैं। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण एक संगठन परिवर्तनीय होता है और याद रखना जो मिश्रण होता है वो नए पदार्थों का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण इसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, मतलब आसानी से, और घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, ये याद रखना। तो ये बहुत आसान तरीके से मिश्रण हो सकता है अलग, लेकिन यौगिक मिश्रण आसानी से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों के पूरी तरह से भिन्न होता है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को भिन्न निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। तो याद रखना भौतिक और रासायनिक प्रकृति को हम अब आसानी से यहाँ पर इसके वर्गीकरण कर सकते हैं इस चार्ट के द्वारा। तो लिखा है, आप यहाँ देखो, लिखा है पदार्थ ठोस, द्रव और गैस है, ये शुद्ध पदार्थ और ये मिश्रण है। इनमें कोई नियत संगठन नहीं होता है। तो जो तत्व होते हैं वो शुद्ध होता है, यौगिक भी शुद्ध होता है। तो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा और हाइड्रोजन और पारा। ठीक है, ये सब तत्व हो गए। यौगिक में क्या क्या होगा,
तो ये नियत संगठन रासायनिक और विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किए जा सकते हैं। उदाहरण जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण क्या है? सन्मार्गी होते हैं और विषममार्गी होते हैं। सन्मार्गी समान संगठन के होते हैं और विषममार्गी जो है ये असमान संगठन होता है। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर, जल और एल्कोहल, ये सब समान मिश्रण के हैं। असमान के क्या हैं? बालू, नमक, चीनी और नमक, लकड़ी, रक्त और तेल, ये आपस में नहीं मिलते हैं, तो ये असमान हो गए। ठीक है, हमने जो है इसमें क्या क्या सीखा है ये देख लेते हैं। लिखा है मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों को में शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। ठीक है, तो जो नोट्स के रूप में होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सन्मार्गी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं और अवयव को जो है विलय कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था उदाहरण के साथ। विलयन की सादरता उनके इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील और आँखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है, और निलंबन एक विषमार्गी मिश्रण होता है। याद रखना, जैसे अगर हम लकड़ी, पानी में अगर हम लकड़ी मिला देते हैं तो वो निलंबन है, वो हमें दिखाई देगा, तो विषममार्गी मिश्रण हो गया, वो मिलेगा ही नहीं। कोलाइड एक विषममार्गी मिश्रण है। इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम है, और कोलाइड उद्योगों में और दैनिक उपयोग में महत्वपूर्ण होते हैं। विलय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और विलायक जिसमें से पूरी तरह से वितरित होते हैं उन्हें हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है। याद रखना, शुद्ध पदार्थ को हम तत्व या यौगिक कहते हैं, और तत्व जो है वो पदार्थ का मूल रूप होता है, जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक परिवर्तन में संयोजन से निर्मित होते हैं। यौगिकों के गुण उनमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। तो इस टॉपिक को मैं जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने बता दिया है। फिर तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने बता दिया है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, अलग टॉपिक में मैं अलग वीडियो बना के बताऊंगा सारे एनसीईआरटी के, इस टॉपिक के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मिला करके। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।